हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, कल से जो हमने नई शुरुआत किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए डेली शाम को रात 8 बजे से बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डेली रात को 8 बजे आपको आना है, नोटिफिकेशन आपके पास जाए या ना जाए। फ्रेंड्स, कल हमने टेस्ट 1 को कवर किया था, आज हम लोग टेस्ट 2 को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम डेट है मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को प्रस्तावित है और बिल्कुल इसमें जो है एग्ज़ाम बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है निर्धारित तिथि को लिया जाएगा और सिलेबस भी वहीं रहेगा जो नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभी तक सिलेबस चेंज का कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है। क्लियर है? चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कल मैंने आपसे वीडियो के लास्ट में पूछा था, जो हमारा कल वाला सेशन था टेस्ट 1 का, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आप में से लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया है। देखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह 19 जुलाई, डेट सहित याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। और 19 जुलाई 1959 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ध्यान रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1969 से लेकर के 1974 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की भी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इतना फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सभी एग्जाम क्लियर होगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका बताना है आपको 5 सेकंड के अंदर में। ध्यान दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से, कब? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। उसके बाद भारत में कृषि वर्ष जो है यह भी 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका, जिन्होंने भी सी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1912 में चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1912 में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है कि कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। किसने इसका स्थापना किया था? तो डॉक्टर सन्यात सेन ने किया था। राइट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उनका सही आंसर है। देखिए, डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्लियर है? सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चाई काई शेक, यहां मैं लिख देता हूं, एक मिनट, चियांग काई शेक। ठीक है, सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियान काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था। क्लियर है? देखिए, माओ त्से तुंग आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में, सन याद रखिएगा, 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई था। यहां मैं लिख देता हूं चाउ एन लाई। ठीक है, याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बुध शुक्र से कौन से स्थान पर स्थित है। तो देखिए, ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। पहले कितनी थी? तो 9 थी, लेकिन अभी 8 ग्रहों की संख्या है। ध्यान रखिए, सही आंसर इसका, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला, उनका सही आंसर है। देखिए, ये बुध जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको मरकरी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको अंग्रेजी में ही पूछा जाए,
तो इसको मरकरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, यानी कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। क्लियर है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो सबसे पहले बुध हो गया, उसके बाद शुक्र यानी कि विनस, फिर पृथ्वी अर्थ, उसके बाद मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध हो गया। सबसे आखिरी पूछे तो याद रखिएगा वरुण यानी कि नेपच्यून है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और 1923 में ही इलाहाबाद में इसका प्रथम सम्मेलन भी हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगह ध्यान रखिएगा, स्थापना भी इलाहाबाद में हुआ और प्रथम सम्मेलन भी इलाहाबाद में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई हुई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए हमने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक यानी कि 9 प्रैक्टिस सेट कवर किया है। 2010 से, जब से बिहार पुलिस का लिखित एग्जाम हो रहा है, 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हिंदी के प्रश्न और इतिहास के प्रश्न पूछेगा उनको हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। सामान्य विज्ञान की 4 सेट जो है हमने कवर किया हुआ है। जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी हमने कवर किया है। तो करीब करीब 20 से अधिक वीडियो को हमने कवर किया है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद सभी वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनता दल यूनाइटेड, इसका गठन जो है 30 अक्टूबर 2003 को किया गया। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है 2003, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, कल जो है 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कल दोपहर में मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। क्लियर। नर्मदा नदी पर बात करें तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें कोसी नदी पर, कोसी परियोजना है और इससे लाभान्वित बिहार तथा नेपाल है। सबको ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा सेशन नहीं देखेंगे और लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसी पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग VVI लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है यह 3 मार्च 1918 को कब हुई थी? 3 मार्च 1918 को। ध्यान दीजिएगा, सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार, कल हमने बोल्शेविक पार्टी के बारे में चर्चा किया था, बोल्शेविक पार्टी के बारे में। ठीक है, पहला टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, सभी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियों, अब देखिए इस केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑटोमन साम्राज्य। देखिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वहाँ मैं आपको लिख दूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ मैं आपको लिख करके बता दूंगा। क्लियर है। रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य के मध्य संपन्न हुई और इसी संधि के द्वारा रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। ध्यान रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कल हमने कवर किया था कि पहला कारखाना अधिनियम किसके समय लागू हुआ था। तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय लागू हुआ था। और आज आपसे पूछा जा रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ। तो फ्रेंड्स यह पास हुआ 1904 में। और उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था और 1904 में ही, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किया था। इंपॉर्टेंट है, 2-3 फैक्ट्स आपको मैं बताते चलूंगा ताकि आपका एक साथ 3-4 प्रश्न कवर हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। जितना जल्दी हो सके आप लोग आंसर कमेंट कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से आपको सुनना है। ध्यान दीजिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना जो है ये कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह है गंडक परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंडक परियोजना जो है बिहार तथा उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ नेपाल भी इससे लाभान्वित होता है। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें दामोदर घाटी परियोजना, तो यह दामोदर नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। ब्यास परियोजना जो है यह ब्यास नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। क्लियर है? हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? फ्रेंड्स यह ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर हाल में आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस बार की जो वैकेंसी आई है वो क्लियर हो जाए, और उसी को मद्देनज़र रख के मैं पूरे डिटेल में आपको बताते चलता हूँ ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। देखिए, मानव के रुधिर का जो विडाल टेस्ट है यह टाइफाइड के टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु के द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया किसके लिए? साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु का नाम है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में टाइफाइड दे दिया जाए या फिर ये भी नाम, जिस जीवाणु से टाइफाइड होता है उसका भी नाम दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चयनित किया गया है? फ्रेंड्स वैसे तो करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 जो है यह मशहूर शेफ विकास खन्ना को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास खन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, और इनको क्यों दिया गया है? तो कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया था, इसी के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बराकाह जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब जगत, ध्यान रखिएगा, अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यह जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। US ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? देखिए, US ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब के विजेता पूछा जा रहा है। तो पुरुष एकल विजेता हैं डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, देश भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं। अगर महिला पूछा जाता है कि महिला एकल का विजेता कौन है, तो महिला एकल के विजेता कौन है? ध्यान रखना आपको, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। ये तो हो गया US ओपन। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का विजेता, तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच तो ये सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? तो याद रखिएगा किसने जीता था, इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ आपको कि वे अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, और नाम जो है आपको कमेंट करके उनका बताना है। उसके बाद बात करें तो अब है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2020 राफेल नडाल ने जीता था। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था फ्रेंच ओपन का? ईगा स्वीटेक ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ उनका नाम, ईगा स्वीटेक। और ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो एक मशहूर चित्रकार थे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चित्र जो है उनके द्वारा बनाई गई है। तो देखिए, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स और लास्ट सपर, ये जो है लियोनार्डो द विंची की चित्र है।
किसकी है? लियोनार्डो द विंची की। लास्ट जजमेंट, और एक और मैं नाम बता रहा हूं, द फॉल ऑफ मैन, यहां मैं लिख देता हूं द फॉल ऑफ मैन। दो चित्र याद रखना है आपको, लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। ये दो जो चित्र है ये माइकल एंजेलो की है। तो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स और लास्ट सफर, यह जो है तीनों लियोनार्डो द विंची की चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी की खोज कब और किसने की? देखिए स्पिनिंग जेनी अंग्रेजी में लिखा गया है, हिंदी में इसको कहा जाता है कताई मशीन, ठीक है, जिससे धागा काटते हैं, कताई मशीन। तो देखिए स्पिनिंग जेनी की खोज जो है 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो देखिए ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चीन में हांगहो नदी है, रूस में मॉस्को नदी है और जर्मनी में राइन नदी है। फ्रांस में पूछा जाए तो सीन नदी है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है यह संसद की वित्तीय समिति है, ठीक है। दो समिति का नाम याद रखना है, एक तो यहाँ पर लोक लेखा समिति है और दूसरा है प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। मैं सबको एक एक करके बता देता हूं दोनों को। सबसे पहले देख लिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यह जो प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। देखिए लोक लेखा समिति जैसे अभी मैंने बताया कि यह संसद की वित्तीय समिति है और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो देखिए यह स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19। अब देखिए 7 है तो 19(1) में जो है इसी में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन 19(1) अगर आपको दिया रहा है तो ये भी सही होगा, अगर 19 दिया है तो भी ये सही हो जाएगा। 19(1) के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और इसी आर्टिकल 18 के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 20 देख लीजिए, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत का इसमें जो है अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लिख के बता दीजिए कि यस पसंद आ रही है सर। देखिए बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह जिला कौन सा है? उसका नाम आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा जहां जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है वह जिला है मधेपुरा। सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो गोपालगंज है। दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था यह किस वंश का था? तो फ्रेंड्स यह खिलजी वंश का था, ठीक है। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। यहाँ आप देख रहे हैं ए नंबर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी, तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की जो है हत्या किसने कर दिया? खुसरो खां ने कर दिया और फिर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद क्या हुआ? खुसरो खां की हत्या किसने कर दिया? खुसरो खां की हत्या जो है ये कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, और दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना किया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था।
सबको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है नर्स डे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर देना है आपको। इंटरनेशनल नर्स डे जो है यह प्रत्येक वर्ष 12 मई के दिन मनाया जाता है। सुन लीजिए क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 12 मई के दिन ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 मई के दिन इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अमेजिंग अयोध्या। तो देखिए अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को लिखा है किसने? नीना राय ने। यहाँ नीना बना लीजिए, रीना हो गया है, नीना राय ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीना राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जल्दी इसका आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी, यहाँ मैं 2-3 और ट्रॉफी का नाम लिखता हूँ। डुरंड कप, डुरंड कप, उसके बाद देखिए रोवर्स कप, रोवर्स कप, उसके बाद है मर्डेका कप। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप और मर्डेका ट्रॉफी। यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जिन्होंने भी दिया है उनका सही है। उसके बाद देखिए दक्षेस, यानी कि इसको सार्क कहा जाता है, सार्क। ठीक है, सार्क के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको सार्क का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ, पूरा में ध्यान से सुनिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है। ये देश कौन कौन से हैं? तो अपना प्यारा देश भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है एवं अफगानिस्तान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो अल्फा टॉक्सिन नामक विष जो है यह फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, फंगस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिएगा। सेशन जब खत्म होगा तो कमेंट में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखिए क्रोमोजोम की संख्या जो होती है यह 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है, इसीलिए मैंने 23 भी लिखा है और 46 भी लिखा है। जो लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे निश्चित रूप से उनका जो है प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो आपको मैं अभ्यास करा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार की फीलिंग्स आपको आनी चाहिए जैसे कि आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा का अब नए अध्यक्ष जो हैं ये विजय कुमार सिन्हा बन गए और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है कि नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है। बिहार से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि जनसंख्या से संबंधित, बिहार की जो झील है, नेशनल पार्क है, पक्षी विहार है, डैम है, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नागी झील जो है, नागी नकटी, दोनों ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? तो ये जमुई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कर्क रेखा के बारे में आप सभी को पता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, क्रम से याद रखना है। आप मैप आंख बंद कीजिए और मैप को ध्यान में रखिए और उसी प्रकार आगे बढ़िए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। इसमें उड़ीसा से जो होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान देखिए, पीएच स्केल पर रेंज होता है 0 से 14 तक। ठीक है, 7 से जब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ 7 होता है बीच में, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम आएंगे तो वो अम्लीय होगा। जिसका 7 है वह उदासीन विलयन है।
तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के कमेंट में आपको जाना है और वहां आपको कमेंट करके बताना है। आई होप कि सेशन आपको पसंद आई होगी और डेली शाम को 8 बजे से हमारा यह जो है सेशन स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन जाए न जाए आपको जुड़ना है। लिंक बहुत सारे वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी वीडियो को देखिए। ऐसे हैं इंटरेस्टिंग सभी सेशन हमारा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।